हेलो गाइस, तो एक और सेशन के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो पिछले सेशन में हमने जो है जेई के प्रीवियस ईयर्स के सवाल सॉल्व किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज बाकी सवालों को करते हैं। तो ऐसे रोज़ एक सेशन आते रहेगा, तो मुझे फॉलो करते रहो और साथ में प्रिपेयर करो। मज़ा आएगा साथ में पढ़ने में और सब कुछ समझ में आएगा। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल, भारी सवाल है भाई। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे सवाल को पढ़ लो और तगड़े सवाल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक थॉट ले लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या बोल रहा है सवाल? द न्यूक्लियर चार्ज जेडी इज़ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। द चार्ज डेंसिटी रो आर इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो देखो ग्राफ दिया हुआ है, रेडियल डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के जो है सरफेस पे वो पूछ रहा है तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सारा चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा ना, तो टोटल चार्ज कितना है? जेड ई। तो जेड ई है, तो सिंपली आप देख लीजिए, आप क्या लगा दीजिए? गॉस लॉ लगा दीजिए। तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। लेकिन गॉस लॉ से तो तुम याद है तुम्हें कि मैंने बताया था कि सिर्फ सिमेट्रिक केसेस में निकलता है। तो यहाँ पे भी सिमेट्रिक ही है, क्योंकि देखो देखो जो लास्ट लाइन है सवाल का, उसमें लिखा हुआ है कि रेडियल डायरेक्शन में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसीलिए दिया है ताकि आप गॉस लॉ लगा सकें। तो गॉस लॉ लगाओ, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ई नॉट। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डी ए क्या लिखोगे? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई। टोटल चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा ना, और तुमने गॉसियन सरफेस जो है न्यूक्लियस के सरफेस पे लिया है, तो टोटल इनक्लोज चार्ज हो जाएगा जेड ई बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल चार्ज हो जाएगा जेड ई, और उसको गॉस थ्योरम में डालोगे तो जेड ई बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती दिख रही है, जेड ई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो ए ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो गया। तो पहला सवाल सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या था इस गॉसियन सरफेस के अंदर? Z इंटू ई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया, उसका पहला पार्ट। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो भारी काम अब आने वाला है, तो एक बार वीडियो पॉज कर लो और सोच लो, फिर मेरे साथ चलो। सारी चीज़ें आसान लगेंगी, एकदम फील आएगा, कनेक्ट फील होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि फॉर ए इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो वैल्यू ऑफ डी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो एज सोन इन द फिगर ए। तो अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तुम्हारा, तो ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो देखो ग्राफ जो जो लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, है ना। और अब जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है एक फंक्शन हो जाएगा, रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या होगा बेसिकली, ये तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? बाय राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है कि नहीं, दैट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन कैसे लिख सकते हो तुम? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुम पहले जो है लिख लो। तो दो पॉइंट्स तुम्हें पता हैं, 0 कॉमा डी और r कॉमा 0। तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई आर, कैपिटल आर, इनटू जो है x क्या है? रेडियल डिस्टेंस r, प्लस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? d। तो तुमने एक फंक्शन ऑफ जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख दी है। ठीक है, अब इस फंक्शन को तुम क्या करोगे? टोटल चार्ज निकालने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दोगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कैपिटल आर तक। ठीक है, अब 4 पाई आर स्क्वायर डी आर क्या है? तो इस चीज़ को समझने के लिए आप जो है मेरे सारे पुराने सेशंस देखिए, काफ़ी इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो बेसिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही लाइक बेसिक से और बिल्कुल यूनिट वाइज सिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वॉल्यूम एलिमेंट लिख लिया, उस पर कितना चार्ज है? तो
लाइक स्मॉल चार्ज इन दैट वॉल्यूम एलिमेंट आ गया टोटल, ठीक है। उसको इंटीग्रेट कर दोगे, सारे वैसे वॉल्यूम एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। और टोटल चार्ज की वैल्यू है कितनी बेसिकली, वो तो जेड ही है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है कि नहीं। तो जो फाइनल जो आएगा इंटीग्रेट करके उसको जेड के बराबर कर देंगे, है ना। तो जेड के बराबर कर देंगे तो उससे फिर हमें एक डी की वैल्यू निकलते दिखेगी। तो इंटीग्रेट कर लो, सिंपली इंटीग्रेट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, देख लो। एक नोटबुक रखे रहो और साथ में सॉल्व करो, साथ में पढ़ने का अलग ही मज़ा है, ठीक है। कुछ भी नहीं तुम्हें डाउट हो जाए तो साथ हाथों हाथ कमेंट कर दो, उसको वहीं पे सॉल्व कर लूँगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है सब कुछ समझ के चलते हैं साथ में। तो इस प्रॉब्लम को जो है मैं बोलूँगा कि अगर 5 में से रेटिंग करूँ तो इस प्रॉब्लम को मैं दूंगा 5 में से 5, ठीक है। तीनों लाइक क्वेश्चन के तीनों पार्ट को मिला के 5 में से 5, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। और अगर ये सब सवाल आप कर लेते हो एडवांस में, बिल्कुल ये एडवांस लेवल का सवाल है, तो आपका लाइक योर प्रिपरेशन इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो फाइनल इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ गया है, पाई डी आर क्यूब बाई 3। तो ये क्या होगा, टोटल चार्ज के बराबर होगा जेड के बराबर। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई क्या, 3 जेड ई बाई पाई आर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन था गॉस लॉ का, बहुत ही अच्छा सवाल, तो इसको ध्यान में रखो। उसके बाद हम करते हैं अब सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या बोला है, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, तो ये तुम्हें पता है कि जो है सॉलिड स्फीयर में, जो कि जिसमें कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर होता है वो क्या होता है, दैट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ऑन रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है कि नहीं। उस पर डिपेंडेंट होता है। के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है, या रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हैज़ टू बी कांस्टेंट। तो जो ग्राफ दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें ए की वैल्यू अगर कैपिटल आर हो जाएगी, मतलब कि पूरे पूरे न्यूक्लियस के अंदर जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इस अच्छे सवाल को सॉल्व कर लिया। इसकी रेटिंग मैं क्या दे रहा था, 5 आउट ऑफ 5। टफ सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, ठीक है। तो ऐसे सवाल को आप कैसे करो, ऐसे सवाल को आप जो है लाइक पहले सारे आसान सवालों को करने के बाद आप ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली आपको थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जैसे आसान सवाल पहले कर लेना है। तो आपके सामने देखिए, ये जो आपके सामने सवाल है जेई 2008 का है वह सवाल है, ये आसान सवाल है। तो ऐसे सारे सवालों को जल्दी निपटाओ। तो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कि अर्थ को ज़ीरो पोटेंशियल मानते हैं। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कि पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस अगर चार्ज है तो Q/4πε0r होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि Q/4πε0r जो स्फीयर का पोटेंशियल होता है वो तभी होता है जब इन्फिनिटी पे ज़ीरो मानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ऐसे आसान सवालों को आप जल्दी जल्दी निपटाएं अपने पेपर में, और फिर टफ सवालों के लिए मोटिवेशन कलेक्ट करें, क्योंकि आसान सवाल का आंसर आने के बाद आपको मोटिवेशन मिलता है, फिर जो है आप टफ सवालों को आराम से हैंडल कर सकते हो। तो ये जो आपके सामने जेई का सवाल है, 2009 का सवाल है ये, ठीक है। तो इस सवाल को देखो और पढ़ो। ये सवाल भी लाइक क्वेश्चन में बहुत तुम्हें टफ लग रहा होगा देखने में, फिगर क्या क्या बना दिया है। तो सबसे पहले अपने फियर पे कंट्रोल करो, लाइक अंडरस्टैंड कि तुम्हें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख लो। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन देख के आपको रीजनिंग करना है, ठीक है। और फिर जो है आप इस सवाल को अटेम्प्ट करिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करिए, ज़रूर इससे ज़रूर आंसर आ जाएगा। तो सवाल को पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो कुछ एक डिस्क है, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक रॉड है,
उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और दो चार्जेस हैं, एक -7 कूलम का, एक +3c कूलम का, 3 कूलम का, है कि नहीं। तो देखो नेट फ्लक्स पूछ दिया है, तो तुम्हें पता है कि नेट फ्लक्स का क्या होता है, गॉस लॉ से रिलेटेड होता है। दिस इज़ अ टिपिकल गॉस लॉ सवाल। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर इस सवाल को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बराबर हो जाती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्यू इनक्लोज निकालने का टास्क है, बस इसी पे बेस्ड ये सवाल है, ठीक है। क्यू इनक्लोज आपने निकाल लिया, ये सवाल लाइक सॉल्व हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। तो इतना आपको स्ट्राइक करना चाहिए वहाँ पे, और ये तभी स्ट्राइक करेगा जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो यहाँ पे मैं क्यू इनक्लोज निकाल रहा हूँ। तो क्यू इनक्लोज निकालोगे तो ये एक इसके अंदर है, क्यूबिकल सरफेस के अंदर है, जिसका कॉन्टूर्स बाउंड्री दिया हुआ है, x इज इक्वल टू +-a/2, y इज इक्वल टू +-a/2, z इज इक्वल टू +-a/2, ठीक है। तो डिस्क आधा लाई कर रहा होगा अंदर, रॉड भी थोड़ा सा अंदर लाई कर रहा होगा। तो डिस्क जब आधा लाई कर रहा है और उस पर टोटल चार्ज 6 कूलम है, टोटल चार्ज कितना है, 6 कूलम, तो ऑब्वियसली 3 कूलम आ गया होगा डिस्क के कारण, है कि नहीं। तो यही मैं कैलकुलेशन से दिखा रहा हूँ, बट जो है रीजनिंग वाइज तो आ ही रहा है आपके सामने। कितना आ गया, 3 कूलम आ गया डिस्क के कारण। अब रॉड के कारण कितना आ जाएगा, तो देखो रॉड का जो आधा का आधा पोर्शन अंदर है, कितना है, आधा का आधा पोर्शन, और जो चार्ज है रॉड पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज कितना है रॉड पे 8 कूलम चार्ज है, तो आधे में 4 कूलम होगा, और उसका भी आधा है अंदर उस क्यूब के अंदर, तो 2 कूलम होगा। तो कितना आ गया, 2 कूलम, ठीक है। तो 2 कूलम चार्ज आ गया इस क्यूब के अंदर, जो कि डिफाइंड है इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कितना आसान सा सवाल है, जस्ट क्यू इनक्लोज निकालिए और आंसर पाइए। तो ऐसे सवाल को तो आप पेपर में ढूंढिए और इजी किल करिए, इसको इजी किल बोलते हैं, या लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स। आप उसको जल्दी जल्दी तोड़ लो। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है या कैलकुलेशन में टफ है, वो भी आगे देखने वाले हैं हम। तो उनको फिर मोटिवेशन गेन करके, लाइक कॉन्फिडेंस गेन करके आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रॉड के कारण कितना चार्ज आ गया अंदर, 2 कूलम आ गया। कितना चार्ज आ गया, 2 कूलम आ गया। आधे का आधा भी है, तो आधे पे 4, तो आधे का आधा 2 कूलम, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है कि जो क्यूबिकल डब्बा है उसके अंदर 7 कूलम भी है, -7 कूलम, और 3 कूलम को काउंट नहीं करेंगे, वो भी तुम जानते हो क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस जो है इनक्लोज्ड नहीं है, वो 3 कूलम बाहर है, जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है उसके बाहर है, तो काउंट नहीं करेंगे। तो नेट कितना आ गया, नेट तुम्हारा -2 कूलम आ गया। तो -2 कूलम के हिसाब से क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, ए ऑप्शन आ रहा है। तो देखो कितने आसानी से इस सवाल को हमने हल कर दिया। तो अगर मैं इसको रेटिंग दूं तो इसको मैं 5 में से मैं इसको 3 दूंगा, ठीक है। तो बस ये एक सिंपल सा लॉजिक पे बेस था कि क्यू इनक्लोज्ड आपको निकालना है कि नहीं, और गॉस लॉ से आपको इस सवाल को कनेक्ट करना है। तो अगर आपने ये कर दिया तो ये सवाल जो है आप हल कर दोगे। अब देखो जो नेक्स्ट सवाल है ये भी क्या है, ये और भी आसान सवाल है। ना इसमें अर्थिंग है, ना ही इसमें और भी कुछ कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है सेल्स को। सिंपल सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल है, तो इसको मैं 5 में से 2 दूंगा। आसान सा सवाल है, देखो रेटिंग भी बता रहा हूँ। तो ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। क्या हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स, इजी किल्स। तो आसान से मारिए इनको, ठीक है, और जल्दी जल्दी करिए और कॉन्फिडेंस गेन करिए। एंड जैसे जो पहला सवाल किया हमने, फिर उसको अटेम्प्ट करिए, तो विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस यू विल हैव, लाइक यू कैन क्रैक दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आसान सा सवाल है, 3 शेल्स दे दिया, तुम्हारा मेटालिक शेल दे दिया, Q1 Q2 Q3 चार्ज दे दिया। बोल रहा है कि हर सेल के आउटर सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। तो सिंपल आप पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिए, वो आपको आता ही है। अगर नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, बहुत अच्छे से सिखा के रखा है मैंने, लाइक कंडक्टर का पूरा सीरीज़ है, तो आप जाके देखो। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स को कनेक्ट करके रखा है अपने चैनल पे, ठीक है। तो जो है आउटर सरफेस पे सारा चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दो सबका करस्पॉन्डिंग टू द रेडियस, ठीक है, और सबको इक्वेट कर दो, इक्वेशन बन के आ जाएगा और आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो जो सबसे बाहर वाला जो चला है उसके बाहर के सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, Q3 प्लस Q2 प्लस Q1। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बाई सरफेस एरिया तो 4 पाई और r यहाँ पे 3r है तो 9r² हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से बीच वाले सेल का लिख दिया और सबसे इनर मोस्ट सेल का लिख दिया। यहाँ से आपको कितने इक्वेशन बनते दिख रहे हैं, 3 इक्वेशन आ जाएंगे। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस सवाल में कुछ नहीं था। देखो जेई एडवांस में भी ऐसे टाइप के सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर सवाल टफ होता है। तो ये जो है लो हैंगिंग फ्रूट है, ठीक है। जो टफ सवाल होते हैं कॉन्सेप्चुअली, जैसा हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में एक सवाल किया, तो दोज आर हाई हैंगिंग फ्रूट्स, उसको सॉल्व करने में तुम्हें एफर्ट लगेगा। इन सब सवाल को बिल्कुल ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने इन सब सवालों में गलती किया तो आपकी रैंक बहुत ही नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को तगड़ा रखना है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। तो अभी देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन बना लिया और Q3 को भी Q1 के टर्म्स में निकाल लूँगा और Q2 को भी Q1 के टर्म्स में निकाल लूँगा। रेशियो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 3Q1 आ गई। Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 3Q1। तो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, 9Q1 होगा, तो वो मैं बाद में सुधार दूंगा। अभी यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज़ किया है, Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 बाई 9 इज इक्वल टू Q1 को यूज़ किया है। तो 9 छोड़ दिया ना, 9Q1 हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो करेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके के कैलकुलेशन मिस्टेक को भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड करना है। देखो हो जाता है लेकिन आपको इसको क्या करना है, फोकस्ड रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q3 इज इक्वल टू 5Q1 आ गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेशियो, 1:3:5। तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो देखो सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल पूछ रखा है जेई ने 2009 में। तो आपको पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा कि जेई आपसे किस तरीके के सवाल करवाना चाहता है और वो कैसे सवाल सेट करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप आराम से सवालों को कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल भी जो है ये भी देखो इतना लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको भी तुम आराम से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर तुम खुद निकाल लो, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल ये भी। तो ऐसे ऐसे सवालों को तो आपको तुरंत किल करना है, किल, और मार्क्स को स्कोर करना है कि नहीं। तभी तो आपका जो रैंक है वो इम्प्रूव होके आएगा। और मेरे साथ पढ़ने का आपका फ़ायदा ही यही है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिले तीनों सब्जेक्ट में ना, सर्च कर लो कि कौन सा आसान आसान सवाल है, आसान आसान सवाल है। किसी भी सवाल में फंसना नहीं है। जहाँ पे आप फंस रहे हो तुरंत उस सवाल को छोड़ो और नेक्स्ट सवाल पे जाओ। आसान है, सॉल्व करो, आंसर निकालो। नेक्स्ट सवाल पे जाओ, आसान है, सॉल्व करो, आंसर निकालो। फिर फंस गए किसी सवाल में, छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और जो भी छोड़ रहे हो उसको मार्क कर लो, दोबारा वापस उस पर आओ, ठीक है, उसको दोबारा सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस लो। तो यहाँ पे जो है एक चार्ज दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड चेंज करेगी, लीनियर स्पीड, ठीक है। तो मोमेंटम का भी कंजर्व रह ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी एक आसान सवाल था। जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है, इसको मैं 5 में से 4 दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल भी है और कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। 4 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो है
कॉन्सेप्ट उतना भी ज़्यादा डीप नहीं है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर आपको गॉस लॉ अच्छे से समझ में आता है तो आप इस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो आओ सवाल को सॉल्व करते हैं। तो a solid sphere of radius r has a charge capital Q distributed in its volume with a charge density rho is equal to k r alpha, पढ़ लो उसको, where k and alpha are constants. R is the distance from its center. If the electric field at r is equal to r by 2, capital R by 2 is 1 by 8 times that at r is equal to r, find the value of alpha. तो देखो सिंपल सा आपको सवाल है, यहाँ पे गॉस लॉ लगाना है, नेट चार्ज निकालना है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना है। तो यही करना है। तो हम नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये जो आज सेशन के सबसे पहला सवाल था, उसमें भी हमने ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ के सॉल्व कर रहे हैं। गॉस लॉ पे बेस्ड सवाल है ये, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमने एंगुलर मोमेंटम का सवाल किया था, एक चार्ज दूसरे चार्ज के अराउंड घूम रहा था। तो देखो वो आसान सा सवाल था, तो उसको तुरंत करके हमने इस सवाल को किया, है ना। तो जो है कॉन्फिडेंस बना हुआ है, ये सवाल भी हल हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो मेरे साथ। तो देख लो, इंटीग्रेट कर दिया 0 टू r, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस ले लिया तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो नीचे एप्सिलॉन नॉट भी आ जाएगा, 4 इंटीग्रेट किया तो 3 प्लस अल्फ़ा नीचे आ गया। अब जो है यहाँ पे देखो गॉस लॉ क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा यहाँ पे, तभी हम लगा पाएंगे। सेल इफेक्ट, अगर तुम मेरे लेक्चर्स को, इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर्स को, गॉस लॉ के लेक्चर को ध्यान से देखे हो तो तुम आराम से इन सब सवालों को कर सकते हो। यूरोडोव के मैंने टफ सवाल करवा के रखे हैं, तुम्हारे लिए कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इस चैनल पे आप फिज़िक्स की तैयारी ऐसी कर सकते हैं कि आपका जो है फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुम, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, नीचे एक एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, फिर ठीक है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि रेशियो पूछ रखा है। अब देखो तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये तो एक इन जनरल जो है क्यू इनक्लोज्ड का फार्मूला आ गया, इन जनरल आ गया ना, क्योंकि 0 से r तक किया। अब r बाई 2 एक बार पुट कर देंगे और एक बार कैपिटल R पुट कर देंगे, है ना। एक बार r बाई 2 पुट कर देंगे, एक बार कैपिटल R पुट कर देंगे, दोनों से वैल्यू निकालेंगे और डिवाइड करके जो है 1 बाई 8 टाइम्स वो लाइक रिलेशन दिया हुआ है, उसको यूज़ करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो प्रोसेस समझा दिया। अब देखो हम वो कर रहे हैं कि गॉसियन सरफेस अब एकदम जो है सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे ले लिया, तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R उसका रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, एप्सिलॉन नॉट आएगा वो कट जाएगा, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो साथ में सॉल्व करते रहो तो और भी मज़ा आएगा, है ना। हम दोनों साथ में बैठ के सॉल्व करते हैं। डेली ऐसा सेशन लाने वाला हूँ, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे देखिए ई रेडियल क्या आ गया, के आर अल्फ़ा प्लस 1 बाई 3 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, एट द सरफेस। और एट r बाई 2 क्या हो जाएगा, अब r स्मॉल r की जगह पे r बाई 2 डाल देंगे। अब देखो रिलेशन को यूटिलाइज़ कर लिया, रिलेशन को यूटिलाइज़ कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे तो बेसिक अलजेब्रा है,
3 + अल्फ़ा कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया। क्या आ गया तुम्हारे सामने? इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ पे खाली स्पेस क्रिएट करता हूँ। स्पेस मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है आपके जो है एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि रफ़ स्पेस जो दिया होता है वो बहुत ही कम दिया होता है, तो आपको स्पेस मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपकी आदत है कि सारा स्टेप्स लिख के सॉल्व करना, तो आप स्पेस मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किताब में, छोटे छोटे स्पेस में सॉल्व करने की आदत डालो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन में जो आपका पेपर मिलेगा, रफ़ वर्क जो है बहुत कम स्पेस का होता है, तो ऐसी आदत आपकी काफ़ी हेल्प पहुँचाएगा। नहीं तो आप काफ़ी कैलकुलेशंस मन में भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, बट वो जनरली हर स्टूडेंट नहीं कर पाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमने इक्वेट कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू सिंपली क्या आ गई 2। तो इस तरीके से ये सवाल भी अच्छा सवाल सॉल्व कर लिया। तो ये भी जो है इसकी रेटिंग क्या थी? 5 में से 4, कॉन्सेप्चुअली भी और कैलकुलेशन भी, ठीक है? अब देखो एक अच्छा सवाल सॉल्व करने के बाद फिर तुम्हारे पास लो हैंगिंग फ्रूट आ गया, तो इसको किल करो जल्दी से, खट से मार्क्स स्कोर करो, मार्क्स स्कोर करो ऐसे सारे आसान सवालों को किल करके। और फिर जो है अगेन आपने जो भी मार्क किया है, जो छूटे हुए सवाल हैं आपके जिसमें आप फंस रहे थे, थोड़ा मार्क करके रखे हुए थे, उनको दोबारा से जाके देखो, ठीक है? तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना आसान सा सवाल है। Q1 और Q2 जो है तुम्हारे सामने दिया है। ऐसे सवाल मैंने अपने चैनल पे काफ़ी लिया है, चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोला है, देखो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकल रही हैं वो चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली Q1 से तुम्हें 13 लाइन्स दिख रही हैं और Q2 से तुम्हें 9 लाइन्स दिख रही हैं। तो समझ आ रहा है? Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस है ये। उसके बाद बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, तो ऑब्वियसली Q1 मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो उसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है, Q2 की इतनी हैसियत नहीं है, तो Q2 के पास ही होगा। वो भी कौन से रीजन में होगा? Q2 के थोड़ा राइट होगा, क्योंकि Q2 के थोड़ा लेफ्ट जो है, लेफ्ट रीजन में तो Q1 क्या है, अब देखो Q2 नेगेटिव चार्ज है और Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फर्स्ट रीजन अभी डिनोट किया है उसमें तो वो ऐड हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड रीजन में ही जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसी में वो क्या होगा, ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी है। Q1 के पास तो कभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ा है मैग्नीट्यूड में और उसके पास तो वही डोमिनेट करेगा ना। तो क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखो आसान सवाल किल कर दिया, किल कर दिया इसको, मार्क्स स्कोर कर लिया और रैंक बढ़ा लिया, ठीक है? तो इस तरीके से ना हंटिंग एटीट्यूड रखो, किल द गूज, है ना, और फिर जो है देन किल द एलिफेंट्स, इस तरीके से। अब यहाँ देखो ये भी, ये अब इसको क्या रेटिंग दूंगा? अच्छा, इससे पहले वाले सवाल का रेटिंग क्या होगा तो तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। उसको मैं 5 में से, मैं तो उसको 5 में से 1 दूंगा, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। अब जैसे ये जो आपके सामने सवाल है, इसको मैं 5 में से इसको मैं 2 दूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बिल्कुल है ही नहीं, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल है ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट है, और वो भी एकदम स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिव एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से कितना जो इफेक्टिव फोर्स लगता है उसका कॉन्सेप्ट है। तो इस पर भी डेडिकेटेड लेक्चर एक बना के रखा है, आप जाके देखो उस पर, उसको और क्लियर कर लो, फिर इस सवाल को सॉल्व करो, बहुत आसान लगेगा। तो क्या आ गया? ए ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द इफेक्टिव एरिया। तो इतना ही जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण लग रहा है, तो इतना ही फोर्स जो है एक्सटर्नल एजेंट को भी लगाना पड़ेगा टू कीप द हेमिस्फेयर्स स्टैटिक, है कि नहीं? न्यूटन सेकंड लॉ। तो ए ऑप्शन। तो इस सवाल को भी हमने किल कर दिया है। अब जो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आने वाला है, तो नेक्स्ट सवाल को मैं जो रेटिंग दूंगा वो 5 में से 4 दूंगा, क्योंकि ये सवाल में जो है कॉन्सेप्चुअली उतना टफ नहीं है, बट कैलकुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा ये जो है हेक्टिक है, समझ आ रहा है? इसीलिए इसको 4 दिया गया है। 1 नंबर इसलिए काटा मैंने, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली उतना डीप नहीं है, समझ आ रहा है? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन कैलकुलेशन इतना इसका हेक्टिक है
कि तुम इसको सॉल्व, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है ना एग्ज़ाम में और तुम इस सवाल को लेके फंस गए तो इट विल किल योर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, और इतना लॉस करने वाला है ऐसा सवाल। तो मैं बोलूँगा ऐसे सवाल को आप जो है देखते ही मन में देख समझ लो, इतना आइडिया होना चाहिए कि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन होने वाला है। तो यू स्किप दिस क्वेश्चन एंड किल अदर गूज, ठीक है, पिक अदर लो हैंगिंग फ्रूट्स, समझ आ रहा है? एंड देन इफ़ यू सेव टाइम एट द एंड यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आओ इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप है जो कि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो उसका ग्रेविटी को बैलेंस किए हुए है। तो एम जी इज इक्वल टू ए की इक्वेशन यहाँ से आ गया कि नहीं है। दूसरा, उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया जाता है तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का आइडिया तुम्हें होगा 11th क्लास से। ऐसी वेलोसिटी जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाता है, ज़ीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो ड्रॉप स्फेरिकल शेप पे जो फोर्स लगता है, रेसिस्टेंस फोर्स, दैट इज़ विस्कस फोर्स, और उसकी वैल्यू तुम्हें पता है 6 पाई ईटा आर वी होती है। कितना होती है, 6 पाई ईटा आर वी। तो 6 पाई ईटा आर वी will be equal to mg. Here eta is coefficient of viscosity, r is the radius of the small droplet, ठीक है, एंड v इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई है, r की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो r को कैसे निकालोगे तुम, डेंसिटी ऑफ द ऑयल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके मदद से निकालोगे। तो दो इक्वेशन बन के आ गया, एम जी इज इक्वल टू क्यू ई, और उसके बाद 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गया, और एक इक्वेशन और निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। तो देखो तीन इक्वेशन तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूँ। r की जो वैल्यू आ गई है तुम्हारे सामने, देखो ये इसकी पावर 1/3 आ गई है। 6 पाई ईटा आर वी में डालोगे तो वो अलग से हेक्टिक है, देखो, और वैल्यूज़ कैसे कैसे दिए हुए हैं, इट्स लाइक 1.8 इंटू 10⁻⁵, और जी की वैल्यू भी तुम्हें 9.8 यूज़ करनी है। तो पूरा ये सवाल तुम्हें कैलकुलेशन में फंसा देगा। एंड ये सवाल मैं बता रहा हूँ इसीलिए बनाया गया है, पेपर में ऐसे सवाल जानबूझ के डाले जाते हैं कि ताकि कुछ बच्चे इसमें फंसें और अपना टाइम किल करें, और जो है उनका मार्क्स जाएगा वहाँ से, और उनका रैंक उनके हाथ से फिसल जाएगा। तो बता रहा हूँ कि दीज आर ट्रैपर्स, इसको ऐसे समझो कि दीज आर ट्रैपर्स, डोंट गेट ट्रैप्ड बाय दीज क्वेश्चंस, किल द इजी लो हैंगिंग फ्रूट, किल द इजी प्रे, एंड देन इफ़ यू सेव टाइम लाइक गो फॉर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली डी आ जाएगा। मैंने सारा प्रोसेस करके बता दिया है तुम्हें, कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर फाइनली डी आ जाएगा। तो ऐसे सवाल तुम्हें क्या सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि आप कैलकुलेशन करना लाइक प्रैक्टिस करो, उसको फास्ट करो, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे सवाल पेपर में जानबूझ के डाले जाते हैं और जानबूझ के आपको फंसाया जाता है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो। तो इसमें फंसना नहीं है, दिमाग लगाना है, ठीक है, इजी प्रे को किल करना है, उसके बाद समय बचे तो जो है ऐसे हेक्टिक कैलकुलेशन वाले सवालों से डील करना है, ठीक। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को भी डाल के दिखा दे रहा हूँ मैं। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल करने में तो मज़ा आता है और इजी सवाल करने में मार्क्स मिल जाते हैं मुझे, ठीक है। तो उन सब सवालों को पहले हैंडल कर लो, और ऐसे जो कैलकुलेशन हेक्टिक सवाल है जिसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है लेकिन कैलकुलेशन इतना करवा रहा है कि दिमाग ख़राब हो जा रहा है, तो ऐसे सवालों को लास्ट में रखा करो, ठीक है। अल्टीमेटली जो है तुम्हें मार्क्स स्कोर करना है, और टॉपर का भी फुल मार्क्स नहीं आता है हर एक सब्जेक्ट में, है कि नहीं। मार्क्स मैक्सिमाइज करना है तुम्हें, टॉपर भी टाइम मैनेजमेंट करता है कि नहीं। तो हम मेरे साथ सॉल्व करने का जो है फ़ायदा तुम्हारा यही है कि मैं ये सारी चीज़ें भी तुम्हें बताते रहूँगा। तो डेली हम ऐसे प्रैक्टिस सेशन करेंगे, और मेरे चैनल पे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अभी चालू हो गया है, 2 लेक्चर मैं डाल के रखा हूँ, आगे भी डालूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताओ, तो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एक आपके सामने एक नेक्स्ट सवाल है,
तो नेक्स्ट सवाल है, इसको मैं 5 में से 3 दूंगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इट इज़ ऑल्सो गुड इन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जस्ट गुड, नॉट वेरी लाइक वेरी डीप। तो 5 में से 3 इसको दूंगा, इसको आप आराम से किल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन हेक्टिक जो सवाल था उसको देखा, अगर उसमें टाइम तुम वेस्ट कर दोगे तो ऐसे सवाल छूट जाएंगे, ऐसे सवाल छूट जाएंगे तो तुम्हारे मार्क्स छूट जाएंगे और तुम्हारा रैंक इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव आई कैप, ठीक है, और एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन को लाइक तुम देख पा रहे होगे, इस प्लेन के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछ दी है। तो सिंपली क्या देखना है तुम्हें, ई डॉट डी ए होता है ई ए कॉस थीटा, तो प्लेन का वो कंपोनेंट लेना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, है ना। सिंपल सा। फ्लक्स से डेडिकेटेड एक लेक्चर है मेरे चैनल पे, तो उसको देखो, पूरा समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो मुझे क्या लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एरिया लेना है जो कि जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने z और एक्सिस को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बना लिया। तो जो नॉर्मल होगा, एरिया का जो वेक्टर होगा वो तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही होगा, तो वो जो है कितना एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो 45 डिग्री। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वही जो परपेंडिकुलर एरिया टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही उसकी वैल्यू होगी। तो क्या हो जाएगा, पहले तो एरिया निकाल लो, तो दिस इज़ अ रेक्टेंगल, तो इसका एरिया निकालने में तो कोई टफ नहीं है। तो इसका लेंथ जो आ गया वो √2a आ गया और ब्रेथ जो आ गया वो a आ गया, तो एरिया कितना √2a²। तो √2a² का भी cos 45 तो कितना आ जाएगा a²। तो a² एरिया है जो इफेक्टिव एरिया है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास कर रही है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा E0a²। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो कितना आसान सवाल। तो ऐसे सवाल से पूरा पेपर भरा होता है, ठीक है। इमोशनल नहीं होना है, रैशनल रहना है। यू आर देयर टू स्कोर मार्क्स, ठीक है। तो स्कोर करिए और आगे बढ़िए और आईआईटी में जाइए, ठीक है। प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल। तो इस सवाल की रेटिंग मैं क्या दूंगा, इस सवाल को मैं और 5 में से 2 दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में भी नहीं है। ये कब का सवाल है, 2011 में आया हुआ सवाल है, पिछला सवाल भी 2011 में आया हुआ सवाल था। तो ये सवाल भी जो है कॉन्सेप्चुअली उतना टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक शेल है, दूसरा सॉलिड स्फीयर है, दोनों मेटालिक हैं, तो ऑब्वियसली चार्जेस सरफेस पे ही रहेंगे। अब ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा कि क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लाइक काफ़ी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो चार्जेस जो हैं सरफेस पे रहेंगे, दोनों चार्ज को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों चार्ज में दोनों लाइक स्फीयर्स के बीच में चार्जेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल सरफेस पे कैसे लिखते हैं, KQ/R, है ना। तो लिख दिया Q1 और Q2 जो है फाइनल चार्जेस मान लिया, अज्यूम कर लिया, जो शेल पे है और सॉलिड स्फीयर पे है, मेटालिक स्फीयर, ठीक है। फाइनल चार्जेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, Q1 की वैल्यू निकाल ली मैंने Q2 के टर्म्स में और रेडियस करस्पॉन्डिंग रेडियस के टर्म में। तो क्या आ गई Q1 इज इक्वल टू RA/RB इंटू Q2, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहला जो ए ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी सही है कि ए वाले इनसाइड जो है मेटल का बॉडी है ना, तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही रहेगी, क्योंकि चार्जेस जो है सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो होना ही होना है। बी अभी निकाल लिया, देखो RA बड़ा है, RA बड़ा है मतलब कि जो है Q1 बड़ा होगा Q2 से और 1 जो है ए पे था आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन Q1, तो क्या हो जाएगा QA विल बी ग्रेटर देन QB। उसके बाद जो है डी पूछ दिया तुमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सरफेस पे, KQ/R²। तो कंपेयर कर लो, कंपेयर करने से डी भी आंसर आ जाएगा और सी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा है सी पे, तो KQ/RA² होता है। तो KQ1/RA² जो शेल पे
इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन इट्स सरफेस, उसकी वैल्यू है। Q1 को Q2 के टर्म्स में रख दिया, तो Q1 क्या है, आर ए बाई आर बी इंटू Q2 है। तो यहाँ से देख रहे हो आर ए कट गया एक, तो क्या आ गया, Q2 बाई आर बी इंटू आर ए। अच्छा, Q2 जो मेटालिक स्फीयर है, सॉलिड्स मेटालिक स्फीयर, उस पे सरफेस पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, K Q2 बाई आर बी स्क्वायर, है ना। तो अब कंपेयर कर दो, तो डी ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे आया शेल पे, वो आया K Q2 बाई आर बी इंटू आर ए, और जो सॉलिड मेटालिक स्फीयर पे आया वो आया K Q2 बाई आर बी इंटू आर बी। तो ऑब्वियसली 1 का डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो जाएगा। बी को मैं 2 बोल रहा हूँ, ए को मैं 1 बोल रहा हूँ, तो क्लियरली सारा कुछ सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ को भी मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो सिंपल सा रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे सी भी आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, कोई टफ कैलकुलेशन भी नहीं था, कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी था, ठीक है। तो इसको मैं 5 में से 2 दिया। इजी प्रे था ये भी, इसको अगर आप किल नहीं कर पाते हो तो दैट विल अफेक्ट योर रैंक एडवर्सली, ठीक है, ठीक है। तो पेपर को इसी तरीके से एनालाइज करके आपको सॉल्व करना है, पेपर को इसी तरीके से एनालाइज करके सॉल्व करना है। ये नहीं कि लाइन से आप 1 2 3 4 सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है, और 3 में फंस गए तो 3 में फंसे हुए हैं, 10 मिनट उसको दे दिया, ऐसा नहीं है। 3 में फंसे 1 मिनट लगा, मार्क करो आगे बढ़ो, मार्क करो आगे बढ़ो, तो सी भी आंसर हो जाएगा, सी भी आंसर हो जाएगा, ए भी आंसर हो जाएगा, बी भी आंसर हो जाएगा और डी भी आंसर हो जाएगा, ठीक है।